नमस्कार जेडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये शायरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये शायरी भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए जाकर सटीक बैठती है। कैसे, जरा वो समझिए। 2022 के जो चुनाव हुए, इसमें गुजरात का एक विधानसभा सीट ऐसा था जिस पर लगातार 35 वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति का और पार्टी का कब्जा था। वो व्यक्ति थे छोटू भाई वसावा। उनकी पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी। इस सीट को जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता। कैसे, वो जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के ऊपर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, 6 या 8 महीने पहले, भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक कैंडिडेट रितेश भाई बसावा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल करवा दिया। रितेश भाई बसावा का भी एक वोट बैंक था। लोग उनके समर्थक थे जो उनके साथ उनके तरफ चले गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। यहां कहीं ना कहीं बीटीपी को नुकसान हुआ, लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी नहीं रुकी। कांग्रेस में भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार और चले गए, फतेह सिंह वसावा। यहां भी बीटीपी की जो वोट बैंक थी उसमें दरार रही। कुल मिलाकर जब चुनाव हुआ तो आप पाएंगे कि सारे कैंडिडेट जो लड़े आपस में, वो दरअसल एक ही पार्टी से आ रहे थे, वो थी बीटीपी। यानी भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ी ही नहीं, देखा जाए तो, क्योंकि रितेश वसावा वो 15 वर्षों से बीटीपी के साथ जुड़े हुए थे। फतेह सिंह वसावा वो भी 10-15 वर्षों से बीटीपी के साथ ही जुड़े हुए थे। लेकिन ऐन वक्त पर जब चुनाव आया, इन लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। डेडियापाड़ा सीट की बात करें तो वहां पर भी महेश भाई वसावा जीत कर आए हुए थे, लेकिन वहां पर चैतर वसावा जो आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं जीतकर, उन्होंने सिर्फ 2 महीने पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ये पूरा का पूरा खेल केवल कुर्सी का था, कोई विचारों की खेल नहीं थी। अगर विचार का खेल होता, अगर ये कैंडिडेट सच में आदिवासी मुद्दों को लेकर के चलते या उन विचारों को लेकर जीते, तो जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी को छोड़कर वो दूसरे पार्टी में नहीं जाते। आप देखे होंगे मौर्य साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में चले गए। उसके पहले वो बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। हवा जिधर देखते हैं कि बह रही है, बस उधर हो लेते हैं। वही हाल इन कैंडिडेट्स का भी है। ये अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम खेला उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया और झगड़िया में छोटू भाई वसावा कुछ वोटों से हार ही गए। अगर ये टूट नहीं हुई होती तो छोटू भाई वसावा इस बार भी जीत गए होते और एक रिकॉर्ड कायम कर दिए होते 8 बार लगातार विधायक बनने का। हालांकि 7 बार भी कम नहीं होता है, क्योंकि ये 7 बार को अगर आप काउंट करेंगे तो वो उस वक्त से, उस जमाने से विधायक बनकर के आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गुजरात में नहीं थी। ये उस वक्त से विधायक बनकर बने हुए हैं। लेकिन इस बार जो रणनीति से काम किया गया, और इस रणनीति से जो काम करने वाले थे, इसमें अहम रोल अगर किसी को जोड़े आप, तो वो थे पिछले बार के जो उम्मीदवार थे रावजी भाई वसावा। वो उनका बड़ा हाथ था। लेकिन उनके जो लड़के हैं, उनकी वाइफ को भारतीय जनता पार्टी ने तालुका प्रमुख बना दिया और उनको इस बार सीट नहीं दिया। यानी कुछ तो दिया लेकिन कुछ नहीं दिया। एक छोटा चीज देकर बड़ा चीज छीन लिया और वो किसी और को दिया, क्योंकि उन्होंने यही कहकर, यही वादा देकर के रितेश भाई वसावा को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, जिससे कि उनका वोट बैंक भारतीय ट्राइबल पार्टी का टूट सके। जो प्लानिंग रची गई थी वो बहुत ही परफेक्ट थी, और चूंकि वो बहुत ही परफेक्ट थी और समय पर थी, इसलिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जीत पक्का हो गया। 8 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आए, रिजल्ट आए, तो ये जो जीत का आंकड़ा था वो स्पष्ट हो गया।
छोटू भाई वसावा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर कई कड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं और गंभीर सवाल खड़े किए हैं, कोई मामूली सवाल नहीं है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अगर ये टेक्निक भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में काम कर गई तो आने वाले वक्त में 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर इसी टेक्निक का यूज किया गया तो कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो 26 का 26 सीट चुनकर गुजरात से आते थे, लेकिन चूंकि छोटू भाई वसावा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं तो वो इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं। और छोटू भाई वसावा कोई आम नेता नहीं है, एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा इस बात पर है कि लोग उनको उनके नाम से नहीं बल्कि साहेब बोलकर संबोधित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो लोकसभा चुनाव में आते हैं और अंकलेश्वर लोकसभा क्षेत्र से वो खड़े होते हैं तो इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलनी तय है। और जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था, अगर उस फॉर्मूला के 50% तक भी छोटू भाई वसावा पहुंचते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है। चलिए हम आपको छोटू भाई वसावा का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं। बयान देखिए। तो भारत में जो चुनाव आयोग है हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, आदिवासियों के एससी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारी जो सीटें हैं वो रिजर्वेशन है। ट्राइबल के अलावा, एससी के अलावा इस सीटों पर दूसरा कोई खड़ा नहीं रह सकता है। तो मैं मानता हूं को जो पार्टी बनाई है बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, वो आदमी जो खड़ा रखता है वो जनरल वाले लोगों ने बनाई है पार्टी, तो वो जनरल आदमी उसको मैंडेट देता है, वो कैसे वैलिड हो जाता है, मैं चुनाव आयोग को पूछना चाहता हूं। अगर उसको हमारा डेवलपमेंट चाहता है, वो बोलते हैं कि हम ट्राइबल का डेवलपमेंट करते हैं, आप क्यों आदमी खड़ा रखते हैं वहां पे? नहीं रखना चाहिए। आदिवासियों से जो आदमी खड़ा रहता है उसको ही सपोर्ट कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं किया अभी तक? पूरे देश में 75 साल से चुनाव हो रही है, तो हम कहाँ है आदिवासी लोग, ऐसे लोग कहाँ है? हमारा तो कोई आदमी इसमें जाता नहीं है। जनरल लोग उसको टिकट देकर, मैंडेट देकर ले जाते हैं, तो हमारे पर अत्याचार चालू है, हमारा संपदा लूटते हैं लोग। कितने आदमी आजादी मिलने के बाद हमारे मर रहे हैं, मार रहे हैं वो लोग। अगर वो जो जनरल सीट वाले जो उसका आदमी नहीं खड़ा करे तो हमारा आवाज वहां तक पहुंचेगा, पार्लियामेंट से वो विधानसभा में वो पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, अत्याचार करना देना चाहते हैं। ऐसी पार्टी है, उसका मैं विरोध करता हूं। और आदिवासी एससी के जो लीडर है उसको बात सोचना चाहिए कि हमारा सब कुछ हमको साथ में लेकर छीन रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा अभी नहीं बने, उसका ध्यान रखना चाहिए। इस देश में गरीब लोगों, आदिवासियों को, एससी को यहाँ से उगारना चाहिए। और बड़े बदमाश लोग हैं, पार्टी बना के हमारे देश को